नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे हिसार से है, जो कि जहां पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता जीतने के बाद जो भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी संजय कुमार अपने गांव डाबड़ा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तीसरी बड़ी खबर करनाल से है, जहां पर कोलकाता रेप मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। चौथी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। रामकरण काला और देवेंद्र बबली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 4 बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि हम सिलसिलेवार तरीके से जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सीएम की पहली खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अध्यक्षता हुई है, अहम बैठक हुई है। दूसरी खबर हम बात करेंगे खिलाड़ी संजय कुमार का किस तरीके से देखिए जोरदार स्वागत देखने को मिला है जब वो अपने गांव पहुंचे। तीसरी खबर में इंसाफ की गुहार लगाते आईएमए की हड़ताल भी जारी की गई है, और साथ ही साथ जो कोलकाता रेप मर्डर मामले में करनाल में भी रोष देखने को मिला है। चौथी खबर में जेजेपी को कौन सा बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसके बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीएम सैनी ने कहा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में बिना किसी भेदभाव से काम किए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने हर कदम पर झूठ की राजनीति की है। बात करने के लिए आया है। हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सब का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है, क्योंकि उसके अंदर आप लोग भी बहुत जागरूक होकर के काम करते हैं। हमने किसानों को इस बात के लिए अवेयर किया कि भाई धान की फसल है, ज्यादा पानी लगता है। हमने एक योजना बनाई, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जो इसके माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हमने किसान की जो फसल है उसका रजिस्ट्रेशन इसलिए करना शुरू किया क्योंकि हमने अपने किसान को सुरक्षित करना है। आप लोग देखते हैं जब हमने ये योजना बनाई हरियाणा के अंदर कि हरियाणा के अंदर हम किसान का सारा माल एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, सरसों को हम एमएसपी पर खरीदेंगे, सूरजमुखी को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु जब पड़ोस के स्टेट के अंदर देखते हैं, चाहे पंजाब में देखते हैं या हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान का किसान सोचता है कि यहाँ के हरियाणा के किसान को तो लाभकारी मूल्य मिल रहा है, हमें वो मूल्य नहीं मिल रहा, तो वो भी फिर ये सोचता है कोई ना कोई रास्ता देख करके मैं भी अपनी फसल को हरियाणा में जाकर के बेचूं। तो हमने इसको कि ये सुनिश्चित किया था कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान का एक एक दाना हम एमएसपी पर खरीदेंगे, और उसके कारण ये योजना हमने लानी पड़ी और आप लोगों ने इसका हमारा सहयोग किया है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इसके अंदर आप लोग सहयोग के अंदर खड़े हुए हैं और उसका परिणाम ये निकला। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 8 सीजन में 30 लाख किसानों के खाते में सीधे, जो पहले तो आप लोगों के सामने है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम था। एक मैंने फसल बेच दी मंडी में और मैं कभी 500 रुपया कभी 1000 रुपया पकड़ लिया था और 3-3 महीने तक पैसे नहीं मिलाते। जब मैं साहब ग्राम जाकर होता तो मुखर्जी ने कहा भाई तेरे और ज्यादा बढ़ेंगे कहा पैसे, कहते थे नहीं कहते थे, कहा तेरे को तो ज्यादा चले गए।
हमारे सामने हमारे तो खर्चे ऐसी है, मैं क्या क्या बता। हम जब खर्चे करा हमें पता तो लगता नहीं है। एक कभी मोटर सड़ जा, हमने उठाएगा कहीं पे लगाने पड़ा, एक बार कहीं ना कहीं से तो खाते हैं हम, तो हम उठाते थे वहां से। परंतु जब हिसाब करने जाते तो हिसाब करते थे तो आगे से बात आ जाती तो आपके पास तो ज्यादा चले गए, तो हमने भी मुश्किल हो जाए। तो हमने निर्णय किया, केंद्र सरकार ने निर्णय किया कि सीधा किसान के खाते के अंदर फसल का पैसा जाना चाहिए, क्योंकि इसको भी पता लगे कि मेरी फसल कितने की हुई, नहीं तो मेरी पता नहीं चला था कि मेरी फसल हुई कितने की। देखते रहा था, हमने 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट फसल का किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। मेरे किसान को लाभ मिला और हमने एक कार्ड दिया, सीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया और उसके ऊपर 4% का ब्याज, मिनिमम ब्याज लगा और 4% के ब्याज के ऊपर उसकी लिमिट बना दी। अगर किसान को कोई जरूरत है, उसको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर के जितना पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा ले लेगा और लेकर के 6 महीने के बाद फिर वहां से वो दे देगा। इसका एक बड़ा लाभ मेरे किसान को मिला। सरकार की सोच थी कि मेरे किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। इसको लेकर के भी हमारी सरकार ने ये काम किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब निर्णय किया है, कोई वैसा निर्णय नहीं किया, क्योंकि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की जो है बैठक हुई और बैठक के बाद जो है क्या कुछ जो है सीएम सैनी ने यहां पर संबोधन में कहा है? देखिए गौरव, अगर मैं आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रमों की बात करूं तो आज उनके 2 अहम कार्यक्रम थे। पहला जो कार्यक्रम था वो कैबिनेट की जो बैठक थी, दूसरा कार्यक्रम था कि हरियाणा के विभिन्न किसान संगठनों ने जो उनका धन्यवाद किया है, और उनका धन्यवाद इसलिए किया है कि जो हरियाणा में जिन सभी फसलों को जो एमएसपी खरीदने की जो आदेश सरकार ने दिए, जो घोषणा की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं धन्यवाद करने आए थे। इस दौरान करीबन हम आपके 100 किसान संगठनों के जो बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर जो है वो है चंडीगढ़ में आए हुए थे। और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को लेकर जो है किसी तरह की कोई भीड़ या उनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी, उनकी जो भी हर संभव मांग होगी वो कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। दूसरी तरफ आज हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक जो हुई थी और उस बैठक में जो है कई फैसले जो है लिए गए। पहला फैसला तो ये था कि संभवतः हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां पर शेड्यूल कास्ट के अंदर कोटा इन कोटा जो लागू किया जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ में फैसला दिया था कि राज्य सरकार चाहे तो कोटा इन कोटा शेड्यूल कास्ट में भी जो है वो तय कर सकते हैं। तो उसी के तहत हरियाणा सरकार ने जो है वो एससी आयोग को बोला था। एससी आयोग ने पिछले दिनों जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और आज उस रिपोर्ट को जो है मंजूरी दे दी गई है और फिलहाल सरकार इसे लागू करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के पास भेज देगी। अगर वहां पे उनको अनुमति मिल जाती है तो इसको जो है वो चुनाव के दौरान ही जो कहीं ना कहीं लागू कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर हम कोटा इन कोटा के स्वरूप की बात करें तो हरियाणा के अंदर करीबन 20% कोटा जो है शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित वर्ग को मिलता है, जिसमें से 10% की 2 अलग अलग कैटेगरी जो बना दी गई है। एक होगा शेड्यूल कास्ट, दूसरा होगा शेड्यूल कास्ट बी ट्राइब। तो एक लंबे समय से जो हरियाणा की कई जातियां थी, धानक, चमार, धानक, वाल्मीकि, मधुबी सिख जैसे कुछ ऐसी जातियां थी जो लंबे समय से अपने लिए एक कोटा इन कोटा की जो है वो अलग से एक मांग कर रही थी। तो वो मांग एक तरह से सरकार ने कैबिनेट में तो मंजूरी दे दी है। अब देखते हैं चुनाव आयोग उस पर क्या करता है। दूसरी, अगर हम अहम बात करें तो हरियाणा में जो एक सत्ता बाजार होता है, जो सत्ता लगाने का कारोबार, चाहे क्रिकेट के ऊपर हो या आपस में हो या मतलब एक तरह से सत्ता और जुआ कारोबार है, उसको लेकर भी एक
नया कानून सरकार ने आज मंजूरी दी है। ये भी राज्यपाल ये भी माफ कीजिएगा चुनाव आयोग को अनुमति के लिए जो वो कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने आज जो कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक्सटेंशन लेक्चरर और पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर जो गेस्ट टीचर लगी थी उनकी सैलरी जो 50,000 से ज्यादा थी और पिछले दिनों रोजगार की जो एक सुरक्षा उनको मिलनी थी तो वो नहीं मिल पा रही है, तो आज सरकार ने उस सीमा में 50,000 से ज्यादा वाले कर्मचारियों को भी जो है वो शामिल जो कर लिया है। तो आज ये जो तीनों फैसले हुए ये तीनों फैसले जो है चुनाव आयोग को सरकार की तरफ जो भेजे जाएंगे और अब इंतजार करना कि अगर चुनाव आयोग इनको मंजूरी देता है तो ये लागू हो जाएंगे और अपने आप में ये सरकार का एक बड़ा कहीं ना कहीं कदम जो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लागू होते हैं तो चुनाव के अंदर सरकार को इनका जरूर कहीं ना कहीं फायदा होता दिखाई देगा। जी ओपी जी, अगर बात करें ऐसे में जो है चुनाव आयोग ने भी अपनी तारीखों का जो है चुनाव की तारीखों को लेकर जो है ऐलान कर दिया है और ऐसे में उसके आदर्श आचार संहिता भी जो है लागू हो गई है। उसके बाद जिस तरीके की बैठक करना और इस तरीके के जो फैसले हैं उस पर चर्चा करना और कहीं न कहीं जो है कितने किफायती जो है इसमें धरातल पर होते हुए साबित होंगे ये सब फैसले, क्या कहेंगे? देखिए गौरव, अगर सरकार की बात करें तो सरकार हरियाणा में 10 साल से तो सरकार को जो भी सरकार होती है जब वो चुनाव में जाती है तो पहला दल एंटी इनकम्बेंसी से जाता है और उसको खत्म करने को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो सभी तरीके के प्रयास जो है वो सरकार कहीं ना कहीं करने की कोशिश जो है वो करती है और इसी सरकार ने जो है वो इस तरह का ही कोशिश की है। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, इस बैठक में इन्होंने फैसला किया, लेकिन अब लागू कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये चुनाव आयोग बताएगा कि क्या वो एक इमरजेंसी फैसला है जिसके बिना जो काम रुक सकता है। तो देखते हैं जी, और मुझे नहीं लगता कि शायद चुनाव आयोग एक जो सट्टा बाजारी या जुएवाल का जो एक अध्यादेश है संभवतः उसको छोड़कर बाकी को शायद ही चुनाव आयोग मंजूरी देगा, क्योंकि जो जुआ और सट्टा रोक निवारण जो कानून है उससे कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भी जो है वो एक मतलब मजबूती से रोकने का जो कहीं ना कहीं काम जो मिलेगा। 3 से 7 साल की सजा का इन्होंने प्रावधान किया गया। तो देखते हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब अभी तो खैर चुनाव घोषणा हुए 24 घंटे का आसपास का वक्त हुआ है, अभी पत्ते खुले नहीं है। हाँ, लेकिन एक सियासी हलचल जो जरूर तेज होगी। कल से लेकर अब तक करीबन 4 जो जननायक जनता पार्टी जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है उसके 4 विधायक जो है पार्टी से त्याग पत्र दे चुके हैं और सुनने में ये आ रहा है कि जो बिहार की उकलाना विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक भी और पूर्व मंत्री अनूप धानक हैं वो जो है वो आज शाम को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। संभवतः उनको टिकट का जो है कहीं ना कहीं अश्योरेंस जो दिया हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद से जेजेपी विधायक राम कंसाला की बात करें तो वो कांग्रेस में जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके बारे में पत्ते उन्होंने अपने नहीं छोड़े, लेकिन करीबन 2-2.5 महीने पहले उनके दोनों बेटे जिनमें से एक जिला पार्षद भी है वो सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो है कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अगर हम एक तीसरे विधायक की बात करें ईश्वर सिंह जो किसी वक्त कांग्रेस में होते थे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो मेंबर भी होते थे कांग्रेस के सत्ता में, तो उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनके भी कांग्रेस में जाने की जो है कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो बेटे थे वो एक हरियाणा के बोर्ड के अंदर चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो कांग्रेस में जो शामिल हो गए थे। चौथे विधायक देवेंद्र सिंह बबली की बात करें तो वो फतेहाबाद के टोहाना जिले से आते हैं और एक पंचायत मंत्री थे, लेकिन जब गठबंधन टूटा तो वो भी मंत्री नहीं रहे थे और लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो पार्टी के अंदर जो सक्रिय नहीं दिखे थे। कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के पक्ष में कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए दिखे। तो अब देखना ये है कि वो कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं होते, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी समस्या ये भी है कि जननायक जनता पार्टी के जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह थे वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है शामिल हुए। तो अब ऐसे में देखना है कि वो किस तरफ अपना रुख मोड़ते हैं, वो किस तरफ जो है वो जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओपी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चुनाव को लेकर ये बैठक हुई, बैठक में चर्चा भी की गई है तमाम सारी चीजों को लेकर। सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी संजय कुमार अपने गांव डाबड़ा पहुंचे और संजय का हिसार में जोरदार स्वागत भी देखने को मिला है। संजय ने भी अभिवादन करते हुए सबका धन्यवाद किया है। गांव में पहुंचने पर महिलाओं ने पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर और फूल बरसाकर संजय का स्वागत किया और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर संजय ने कहा कि इसके पीछे टीम के कोच और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के ओलंपिक में हम पदक का रंग बदलना चाह रहे थे, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाए। खुशी की बात यह है कि हम ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब हो पाए। चंडीगढ़ से पहुंचने हॉकी कोच गुरविंदर सिंह ने कहा कि देश के लिए गर्व की बात यह है कि हम हॉकी खेल में एक बार फिर से विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम में संजय का खेलना चंडीगढ़ और डावड़ा गांव के लिए बड़ी बात है। डावड़ा गांव के हॉकी कोच राजेंद्र सिहाग ने कहा कि एक कोच होने के नाते संजय के घर आने पर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। बहुत ज्यादा है, पूरे इसने देश का नाम रोशन किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये है गांव ने मेरे को जन्म दिया, मान दिया, सम्मान दिया। मैंने गांव को ये सोच के मैंने ये बच्चे को तलाशने की कोशिश की। मैं अपनी मेहनत के बल पर आज ओलंपिक में मेडल लेकर, तो इससे बड़ी मेरे को खुशी हुई। संजय को आपने कोचिंग दी, संजय के अलावा और भी जो खिलाड़ी हैं वो गांव के आप तैयार कर रहे हैं, क्या रणनीति और किस हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं कि आपके इस गांव से संजय की तरीके से और भी प्लेयर निकले और देश का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं? अभी वर्ल्ड कप में जो टीम का जो कैप्टन है इंडिया का 2023 में जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसके अंदर जो कैप्टन है वो रोहित है, वो मेरे गांव से गांव का है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पे, जिस तरीके से भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता, ओलंपिक में लगातार दूसरा ओलंपिक और लगातार दूसरा ही मेडल? इसके पीछे बहुत हार्डवर्क है कोचिज का और प्लेयर्स का, कि जैसे पिछली बार आया मेडल बहुत सालों के बाद, तो उसके बाद इस बार उम्मीद थी कि हम मेडल का कलर चेंज करें और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें। तो चलो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन हमने बैक टू बैक दूसरा मेडल जीता, तो बहुत ही खुशी की बात है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारे लिए दुआ की। सबसे पहले तो ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम हॉकी में वर्ल्ड में अपना स्थान दोबारा बना चुके हैं। पिछली बार भी हम ब्रॉन्ज मेडल थे और अब भी ब्रॉन्ज मेडल। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात मुझे तो ये लगती है कि चंडीगढ़ के लिए और आपके गांव डावरा के लिए, कि उस टीम में जिसका मेडल आया उसका हमारा एक लड़का संजय भी एक मेंबर है। और यही कहना चाहूँ कि ऐसे होनहार लड़के पूरे देश में हों, और नेक्स्ट टाइम हम अब ब्रॉन्ज मेडल लिया तो नेक्स्ट टाइम हम उधर पूरे देश में कोलकाता रेप मामले को लेकर रोष है। अलग अलग जगह प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। करनाल में जहां मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो उनका साथ इंटर्न्स और डॉक्टर भी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका साथ बढ़ाने के लिए आईएमए और डेंटल एसोसिएशन भी आ गई है। सभी इस मामले को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं और मांग रख रहे हैं कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की सुनवाई करे और जल्द से जल्द आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है ये लाया जाए। वहीं परिवार को इंसाफ मिले और साथ ही साथ परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। इसी को लेकर आईएमए और आईडीए ने सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल रखी है, जिसमें वो ओपीडी नहीं देख रहे हैं। वहीं इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। ऐसे में बस इसी बात को प्रमुखता के साथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबको पता है क्या हुआ है, इस पे अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। इस इंसिडेंट की वजह से हमारे करनाल स्टेट आईएमए और नेशनल आईएमए बहुत रोष है।
सरकार से हमारी विनती है कि हमारे जो लेडीज डॉक्टर्स हैं उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर्स के साथ तो बढ़ी रही हैं, लेकिन जो लेडीज डॉक्टर्स हैं उनके साथ ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारी इस टाइम जो हमने आज एक दिन की जो टोकन स्ट्राइक करी है वो आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह संडे 18 तारीख 6 बजे तक की है। इसमें हमारी ओपीडी सेवाएं और जो इलेक्टिव सर्जरी हैं वो सब बंद है, सिर्फ इमरजेंसी वाली सर्विसेज चल रही हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 9 अगस्त 2024 को अमानवीय घटना कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में हुई है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और हम बहुत शोक व्यक्त करते हैं। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि एक सेफ इन्वायरमेंट हमारी महिलाओं को, जो लोग किसी भी अस्पताल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रदान करें, ताकि जो लेडीज हैं वो नाइट ड्यूटी करते हुए भी घबराएं ना और अपनी सेवाएं जनता को देते रहें। उधर विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शाहबाद से विधायक शुगरफेड के पूर्व चेयरमैन रामकरण काला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भी जेजेपी से मैं अपने सभी पदों और दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को एक बड़ा झटका यहां लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रामकरण काला के इस्तीफे के बाद देवेंद्र बबली ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। चुनाव से पहले जेजेपी की कहीं न कहीं एक बार फिर से टेंशन बढ़ती हुई यहां साफ तौर पर नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही एक जोरदार झटका यहां जेजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रामकरण काला के इस्तीफे के बाद देवेंद्र बबली ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। चुनाव से पहले एक बार फिर से जेजेपी के लिए बड़ी टेंशन यहां पर खड़ी हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी के लिए बड़ी खबर निकलकर यहां पर एक बार फिर से सामने आ रही है। बड़े झटके के रूप में ये जो है इस्तीफा देखा जा रहा है, जो कि रामकरण काला के इस्तीफे के बाद में देवेंद्र बबली ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो चुनाव से पहले निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका जेजेपी के लिए, और जेजेपी साफ तौर पर चिंता की लकीरें जेजेपी को यहां दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।